नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यहिंदी.com पर। मैं हूं नीलू व्यास और एक बार आपके साथ फिर से जुड़ रही हूं आपके पसंदीदा कार्यक्रम सुनिए सच के साथ, जहां पर हम लेकर आते हैं आपके लिए दिन भर की 5 बड़ी खबरों का विश्लेषण। और इसके पहले कि इस वीडियो की शुरुआत करूं, एक छोटी सी गुजारिश है आपसे कि आज के समय में स्वतंत्र पत्रकारिता करना बहुत मुश्किल है। इसलिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, उसमें एक लिंक है, उस लिंक को क्लिक करें, सत्य हिंदी की सदस्यता लें और हमें अपना भुगतान करें। इससे आपको निष्पक्ष खबरें मिलेंगी और हमें आपका समर्थन मिलेगा। और हाँ, गूगल प्ले स्टोर से सत्य हिंदी का ऐप भी आ चुका है, तो अगर आपने उसे डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं सुनिए सच की, क्योंकि आपको जानना चाहिए सच। लेकिन नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बंगाल में दूसरे चरण का मतदान समाप्त, जमकर हुई वोटिंग। ममता बनर्जी ने चुनाव में गड़बड़ी का लगाया आरोप, राज्यपाल को लिखी चिट्ठी। असम में 39 सीटों पर हुई वोटिंग, 70% से ज्यादा हुआ मतदान। बैकफुट पर सरकार, छोटी बचत पर ब्याज दर घटाने का फैसला वापस। और कोरोना संक्रमण में जबरदस्त उछाल, छुट्टी के दिन भी मिलेगी वैक्सीन। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पश्चिम बंगाल के घमासान की। जी हाँ, राजनीतिक हलचल वहां पर मची हुई है। आज दूसरे चरण का मतदान पश्चिम बंगाल और असम दोनों में हुआ था। असम की खबरें मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन पहले बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, जहां पर आज नंदीग्राम एक केंद्र बिंदु बना हुआ था। और आपको बता दें कि अभी जो 6 बजे का इलेक्शन कमीशन का डेटा हमारे पास आया है, उसमें जो वोटर टर्नआउट है वो लगभग 84% बताया जा रहा है। पिछले चरण में हमने देखा था कि 80% तक मतदान हुआ था और इस बार लगभग 84% मतदान हुआ है, यानी कि भारी संख्या में लोग बाहर निकलकर वोट डालने के लिए आए हैं। अब रही बात कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल के चुनाव को देखा जाए। बहुत सारे लोग ऐसे कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल का चुनाव जैसा इस बार रहा है, इसके पहले कभी भी ऐसा देखा नहीं गया, क्योंकि पश्चिम बंगाल के चुनाव में कभी भी जाति, धर्म या कम्युनल कार्ड की बातें नहीं की जाती थी। लेकिन इस बार क्योंकि बीजेपी के स्टेक्स बहुत ज्यादा हाई थे, तो बीजेपी वर्सेस तृणमूल वर्सेस कांग्रेस, लेफ्ट और आईएसएफ का जो फ्रंट है, यानी कि एक ट्रायंगुलर फाइट इस पूरे बैटल में देखी जा रही है, जहां पर यह कहा जा रहा है कि जो कांग्रेस और आईएसएफ और लेफ्ट का फ्रंट है वो बहुत ज्यादा इस समय उभर कर नहीं आ पाया है और असली लड़ाई वो तृणमूल और बीजेपी के बीच में है। लेकिन यहाँ पर बात यह है कि जो असली मुद्दे हैं, जो जमीनी मुद्दे हैं, जैसे रोजगार, सड़कें, खाना पीना, भुखमरी, ये सारे मुद्दे इस चुनाव से गायब थे। लेकिन कौन सा मुद्दा सबसे ज्यादा हावी रहा? हिंदू बना मुस्लिम, हिंदू कार्ड, मुसलमान कार्ड, शांडिल्य गोत्र, चंडी पाठ, इस तरीके का जो कम्युनल कार्ड खेला गया है। और ये कम्युनल कार्ड जो एक नैरेटिव बीजेपी ने सेट किया, उसी की ट्रैप में इस बार ऐसा लग रहा था कि तृणमूल कांग्रेस फंस गई और ममता बनर्जी भी फंस गई। लेकिन जहां तक कार्डर्स का सवाल है, बीजेपी के लिए थोड़ा सा एडवांटेज इसलिए अभी तक ऐसा दिखता हुआ आया है क्योंकि तृणमूल के बहुत सारे लोग बीजेपी में शामिल हो गए और ये कहा जा रहा है कि जो तृणमूल का कार्डर है वो अपने आप में उसकी ड्रेजिंग हो चुकी है, यानी कि तृणमूल का जो कार्डर है वो काफी घिस गया है बीजेपी के वजह से। लेकिन बीजेपी के पास इस समय सबसे बड़ा चेहरा कौन होगा, उसको लेकर बड़े सवाल खड़े हैं। लेकिन बीजेपी ने जिस तरीके से चुनाव को पोलराइज करने की कोशिश की है और हिंदू और मुस्लिम वोट बैंक को कंसोलिडेट करने की कोशिश की है, उसको लेकर जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उन्होंने काफी आलोचना की है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जो बंगाली वोटर है, क्या वो इन चीजों से इत्तेफाक रखता है? बंगाली वोटर अभी तक कभी भी धर्म, जाति और कम्युनल कार्ड के चक्कर में नहीं पड़ा, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि बंगाली वोटर के मन में भी एक परिवर्तन की आशा दिख रही है। तो क्या ये जो परिवर्तन है, ये कैसा परिवर्तन होगा? क्या ममता बनर्जी तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेगी या फिर जो बीजेपी का कमल है वो पहली बार पश्चिम बंगाल में खिलेगा? तो ये सारे बड़े सवाल हैं। लेकिन हाँ, भारी मात्रा में लोग बाहर निकल कर आए हैं। एंटी इनकम्बेंसी भी एक बड़ा इशू है, क्योंकि ममता बनर्जी के खिलाफ जो आरोप लगते आए हैं कि टोलाबाजी के आरोप लगे हैं, सिंडिकेट वो चलाती थी, भ्रष्टाचार के आरोप हैं कि जो अम्फन साइक्लोन में केंद्र सरकार ने उनको पैसे दिए थे, उस पैसे का इस्तेमाल नहीं किया गया। वहीं पर जो तृणमूल कांग्रेस है उसने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार ने
जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको खत्म करने की कोशिश की, संविधान को खत्म करने की कोशिश किया, और जो संवैधानिक अधिकार हैं जो विपक्षी पार्टीज के उनको खत्म करने की कोशिश की है, जो संघीय ढांचा है उस पर बीजेपी ने प्रहार किया है। तो ये जो मूलभूत मुद्दे हैं इन पर ये पूरा चुनाव इस समय खड़ा है। लेकिन जो पूरी लड़ाई पश्चिम बंगाल की है वो ममता बनर्जी वर्सेस मोदी सरकार की है। अब इसमें किसका पलड़ा भारी होता है ये पता चलेगा 2 मई को। इस पर आपका क्या फीडबैक है जरूर बताइएगा। मैं आगे चलती हूँ। हमारी दूसरी खबर भी पश्चिम बंगाल के दूसरे चरण के मतदान की है। जी हाँ, आज जैसा मैंने आपको बताया कि भारी संख्या में लोग बाहर निकले, लेकिन जिस तरीके की हिंसक खबरों की, जो झड़पों की जो खबर आ रही है वो बहुत लोगों को हतोत्साहित करती है। अब आपको बता दें कि जगह जगह से नंदीग्राम की खबर आई है और तृणमूल कांग्रेस के जो डेरेक ओब्रायन जो लीडर हैं उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि बहुत सारी जगह पर बूथ कैप्चरिंग हुई है। उसके बाद नंदीग्राम में कुछ पोलिंग बूथ्स ऐसे थे जहां पर नंदीग्राम की ही मैं पोलिंग बूथ्स की बात कर रही हूं जहां पर बीजेपी के लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाए, और वहीं पर जब तृणमूल कांग्रेस के सपोर्टर्स भी पहुंच गए तो उन्होंने जय बांग्ला के नारे लगाए। उसके बाद ममता बनर्जी वहां पर पहुंची और उसके बाद काफी जो टेम्परेचर्स थे वो काफी हाई हो गए और वहां पर एक बहुत ही संवेदनशील माहौल हो चुका था, क्योंकि लोगों ने कहा कि ममता बनर्जी बाहर के लोगों को लेकर आई हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद ममता बनर्जी जो राज्यपाल है जगदीप धनखड़, उनको उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है और आरोप लगाया है चुनाव आयोग पर कि उसने निष्पक्ष तरीके से काम नहीं किया है। तो कुल मिलाकर जो हिंसक झड़पें हैं आज हुई हैं और तृणमूल के सपोर्टर्स के बीच में और बीजेपी के सपोर्टर्स के बीच में। आपको बता दें कि बीजेपी के जो एक लीडर है तन्मय घोष, उनकी कार को वैंडलाइज किया गया। बीजेपी की एक पोलिंग एजेंट थी जो कि एक महिला पोलिंग एजेंट थी, उसको मारा पीटा गया। ये और टाकापुर जो इलाका है जो नंदीग्राम का, वहां पर ये खबरें आई थी कि शुवेंदु अधिकारी के कॉन्वॉय को अटैक करने की कोशिश की गई, लेकिन उनका जो कॉन्वॉय था वो आगे निकल गया और उसके बाद मीडिया की एक गाड़ी थी जिस पर कि हमला हुआ है। तो हिंसक जो एक माहौल पश्चिम बंगाल के हमने चुनाव में हमेशा देखा है कि वहां पर पॉलिटिकल वायलेंस इज सो इनहेरेंट एंड इज सो मच पार्ट ऑफ द डीएनए कि उससे आप बिल्कुल अपने आप को अलग नहीं कर सकते। और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो वो बिना हिंसा में इंडल्ज किए ऐसा लगता है कि पश्चिम बंगाल का चुनाव नहीं जीत सकती है। चाहे वो पहले 27 साल का जो सीपीएम का राज था चाहे वो हो, और तृणमूल कांग्रेस जो कि परिवर्तन की बात करती थी तो उसने भी हिंसात्मक घटनाओं में अपने आप को इंडल्ज किया है। लेकिन इस बीच जो पॉलिटिकल टेम्परेचर्स हैं वो राइज हो गए हैं। लेकिन जो बड़ा सवाल ये है कि आज जिस तरीके की हिंसात्मक घटनाएं देखी गई हैं और जो बार बार बीजेपी आरोप लगा रही है कि जो तृणमूल कांग्रेस के जो वर्कर्स थे उन्होंने अटैक किया है, तो इन सारे आरोपों के बीच आज इस समय बड़ा सवाल ये है कि क्या ममता बनर्जी इस समय बैकफुट पर आ चुकी हैं, वो इतनी डिफेंसिव क्यों हैं। और पहले जो ममता बनर्जी पर जब भी ऐसी हिंसा के आरोप लगते थे तो वो कहती थी कि हम देख लेंगे, हम उसका काउंटर कर लेंगे, लेकिन इस बार वो थोड़ा सा डिफेंसिव और बैकफुट पे आई हैं। तो ये किस चीज का संकेत है, ये अपने आप में भी एक बड़ा सवाल है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो नंदीग्राम जो उनका गढ़ है वो भी अब उनके हाथ से निकलने वाला है। और जो दूसरा सवाल ये है कि जो बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में जो हवा बनाई है वो सिर्फ हवा है, एक अच्छी जो कमल की लहर है वो है, या वाकई में बीजेपी की ये हवाबाजी है। तो ये सारे बड़े सवाल इस समय लोगों के सामने हैं। लेकिन 8 चरणों में ये चुनाव होगा, मतदान होगा। आज दूसरे चरण का मतदान अभी खत्म हुआ है और अभी 6 फेजेस अभी बाकी हैं। तो आज अगर मैं एक छोटी सी लाइन में ये कहूं कि आज एक छोटा सा ट्रेलर था जो हमने देखा हिंसक घटनाओं का, और आगे के जो 6 चरण हैं वो इससे भी ज्यादा संवेदनशील हो सकते हैं। लेकिन ये टेस्टिंग टाइम्स है दोनों, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस हो या बीजेपी हो, दोनों की साख इस समय दांव पर लगी हुई है। लेकिन फिलहाल अब देखना यह है कि जो चिट्ठी लिखी है ममता बनर्जी ने जगदीप धनखड़ को, उस पर उनका कोई प्रतिक्रिया उनकी आती है या नहीं आती। लेकिन फिलहाल एक टफ फाइट इस समय पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रही है। इस पर आपका क्या सोचना है फीडबैक दीजिएगा। मैं आगे चलती हूँ। अब बात करते हैं असम की, जहां पर असम में भी आज दूसरे चरण का मतदान हुआ था। टोटल 3 फेजेस में असम में चुनाव होने हैं और आपको बता दें कि 39 सीटों पर आज वोट डाले गए। असम के चुनाव के अगर हम लैंडस्केप की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी वर्सेस कांग्रेस का अलायंस है। 2 अलग अलग अलायंस यहाँ पे नजर आ रहे हैं। जो बीजेपी का अलायंस है उसमें असम गण परिषद और यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल, ये 2 सब पार्टीज अलायंस मिलाकर बना रही हैं। और जो कांग्रेस का अलायंस है उसमें AIUDF, CPI, CPIML, आंचलिक गण परिषद और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट।
अब आपको बता दें कि जो वोटर टर्नआउट है उसमें काफ़ी भारी संख्या में लोग वोट करने के लिए निकले हैं। आज जब मोदी जी असम में थे, जब प्रधानमंत्री, तो उन्होंने यही कहा है कि असम के लोगों ने जो कांग्रेस का जो पूरा अलायंस है उसको एक रेड कार्ड दिखा दिया है। उन्होंने फुटबॉल के गेम की एक लैंग्वेज इस्तेमाल की, क्योंकि ये माना जाता है कि असम के लोगों को फुटबॉल बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए उन्होंने रेड कार्ड की आज बात की है। लेकिन आपको साथ में बता दें कि आज चुनाव आयोग ने हिमंता बिस्वा शर्मा को एक नोटिस भेजी है, क्योंकि उन्होंने जो बोडोलैंड पीपल फ्रंट के जो लीडर है हाग्रमा मोहलारी, उनके खिलाफ उन्होंने कुछ अनाप शनाप कमेंट्स किए थे, जिस पर कि उनको अब रिप्लाई देना है कल शाम 5 बजे तक। लेकिन जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो कांग्रेस की सरकार थी वो सिर्फ बॉम्ब, गन और ब्लॉकेड कल्चर में विश्वास करती थी, लेकिन हम यहाँ पर सभ्यता और सुरक्षा की बात कर रहे हैं। यही बात आज मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भी कही थी। तो अब ये देखना होगा असम का चुनाव, अभी तक की जो अटकलें लग रही हैं कि असम का चुनाव, पहले ये परसेप्शन था कि बीजेपी आराम से जीत जाएगी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ये फाइट एक टफ फाइट है बीजेपी के लिए और साथ में कांग्रेस का जो अलायंस है उसके लिए भी, और ये राह इतनी आसान नहीं होगी दोनों के लिए। तो अब ऐसे में ये देखना होगा कि कम्युनल कार्ड वर्सेस डेवलपमेंट वर्सेस बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं इस समय असम के चुनाव में, इसमें कौन सा फैक्टर इस समय सबसे ज्यादा उभर कर आता है और किसके आधार पर वहां की जनता वोट डालती है, ये सारी बातें देखने वाली हैं। और इस पर आपका क्या फीडबैक है जरूर बताइएगा। मैं आगे चलती हूँ। अब रुक करते हैं हमारी चौथी खबर का। कल केंद्र सरकार ने, अगर आपने सोशल मीडिया वेबसाइट्स और अखबार उठा के देखे हों, तो कल केंद्र सरकार ने एक निर्णय लिया कि जो छोटी बचत योजनाएं हैं जैसे पीपीएफ, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, सुकन्या स्कीम, इसकी जो ब्याज दरें थी वो सरकार ने घटा दी थी। पीपीएफ की अगर हम ब्याज दर की बात करें तो उसे घटाकर 7.1 से 6.4 किया गया था। उसी तरीके से नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट उसको 6.8 से घटाकर 5.9 किया गया था। और ये खबर सोशल मीडिया पर इसने काफी धूम मचाया कि किस तरीके से आम आदमी की जो जेब है उस पर एक बड़ी चपेट लगेगी। लेकिन सुबह होते होते वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने एक ट्वीट किया और ये कहा कि ये जो डिसीजन था कि जो ब्याज दरें घटाई जाएंगी, ये एक ओवरसाइट की वजह से इस ऑर्डर को इश्यू किया गया और अब हम इस डिसीजन को वापस लेते हैं, इस ऑर्डर को वापस लेते हैं। ओवरसाइट एक अंग्रेजी का शब्द है जिसका मतलब होता है कि आपने कोई भी डिसीजन जल्दी में ले लिया और वो डिसीजन में बहुत सारी गड़बड़ी थी, एरर था, विच मीन्स इट्स अ डिसीजन टेकन इन हेस्ट। अब ओवरसाइट का इस्तेमाल निर्मला सीतारमन ने करा, उस ऑर्डर को वापस लिया गया, उसके बाद एक भूचाल आ गया, क्योंकि जाहिर सी बात है लोगों ने जो सवाल खड़े किए कि आपने इतना बड़ा ऑर्डर निकाल दिया और अब आप कह रहे हैं कि वो गलती से ऑर्डर निकल गया, जिसको लेकर विपक्षी पार्टीज का ये कहना था कि 5 राज्यों में चुनाव है और उनको ये समझ में आया कि 5 राज्यों में जब इस तरीके के ऑर्डर का असर पड़ेगा तो हो सकता है कि वो बीजेपी के लिए एक उल्टा इफेक्ट डाले और वो उल्टा बूमरैंग कर सकता है बीजेपी के लिए। तो तमाम विपक्षी पार्टीज ने ओवरसाइट शब्द की उधेड़ बुन शुरू कर दी। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि प्रियंका गांधी ने ये लिखा कि ओवरसाइट है या हाइंडसाइट में सरकार ने ये सोचा कि ये कैसा डिसीजन है और चुनाव पर इसका असर हो सकता है, बीजेपी हार सकती है इस डिसीजन की वजह से। हमें नहीं भूलना चाहिए कि ये जो छोटी बचत योजनाएं हैं ये मिडिल क्लास फैमिलीज का एक लाइफ ब्लड मानी जाती हैं और इससे लोगों के घर चलते हैं, इसके परिवार चलते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर उस इंटरेस्ट रेट को सरकार घटा देती तो आम आदमी की जेब पर एक बड़ी चोट पहुंचती। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, सरकार को ये समझ में आया। लेकिन आज सवाल ये नहीं है कि उस ऑर्डर को इशू किया गया और उसे फिर वापस लिया गया। आज सवाल ये उठता है कि ये सरकार कैसी सरकार है। आप बिना सोचे समझे कोई एक सर्कुलर इशू कर देते हैं और बाद में कहते हैं कि ये ओवरसाइट का डिसीजन था। और ये जो बार बार विपक्षी पार्टीज कहती थी कि बीजेपी सरकार एक ऐसी सरकार है विच एक्ट्स फर्स्ट एंड थिंक लेटर, यानी कि पहले एक्शन करती है और फिर बाद में सोचती है कि क्या गलती की। और इसी तरीके के कुछ आरोप केंद्र सरकार पर जब डिमोनेटाइजेशन का निर्णय लिया था सरकार ने, तो कुछ इसी तरीके की चीजें समझ में आई थी लोगों को और बार बार यही आरोप केंद्र सरकार के ऊपर लग रहे थे। तो बहरहाल
काफ़ी इसमें बीजेपी की किरकिरी हुई है और खासकर निर्मला सीतारमन की, कि निर्मला सीतारमन को कैसे ये आगाज हुआ कि ये ओवरसाइट की वजह से इस तरीके का निर्णय लिया गया। अब आपको बता दें कि रणदीप सुरजेवाला ने भी ये कहा है कि ये कैसी सरकार है या सर्कस है, कैसे चलती है इसको पता ही नहीं है। उसी तरीके से एक बहुत हंसी वाला एक ट्वीट है जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। कांग्रेस लीडर सलमान अनीस सोज ने एक ट्वीट किया और उसमें उन्होंने लिखा अपने पहले ट्वीट में कि आई एम ज्वाइनिंग बीजेपी। फिर एक दूसरा ट्वीट किया और फिर कहा इट वाज एन ओवरसाइट। तो यानी कि ओवरसाइट शब्द एक ट्रेंडिंग शब्द बन गया ट्विटर पर, जिससे कि बीजेपी की काफ़ी हंसी उड़ रही है और खासकर निर्मला सीतारमन की। और ये दिखाती है कि किस तरीके से ये बड़े बड़े ऑर्डर्स निकालते हैं फिर उसको वापस लेते हैं, और किस लिए, क्योंकि वो पॉलिटिकली इनकन्वीनियंट हो जाता है बीजेपी के लिए। तो आज बड़े सवाल खड़े होते हैं कि सरकार की जो डिसीजन मेकिंग है उस पर, जो वित्त मंत्रालय में बैठे हुए लोग हैं वो किस तरीके से काम करते हैं, आज उनकी छवि पर भी आज इसका इम्पैक्ट हुआ है। और दूसरी बात, जो सरकार की ओवरऑल वर्किंग है वो ऐसा लगता है कि सिर्फ चुनाव के इर्द गिर्द ही घूमती है, चाहे वो फ्यूल प्राइसेस हो, चाहे आज वो छोटी बचत की योजनाएं हो, जिसको लेकर आज सरकार ने ये निर्णय वापस लिया है कि उसकी ब्याज दरें हैं। अब सरकार का ये कहना है कि उस ऑर्डर को वापस लेने के बाद जो 2020 और 21 की जो दरें हैं वही दरें लागू होंगी। तो फिलहाल बीजेपी की इसमें काफी किरकिरी हुई है और ऑपोजिशन पार्टीज को एक अच्छा खासा एक हथियार मिल गया, जिससे कि वो केंद्र सरकार को अटैक कर सके, उस पर हमला बोल सके। इस पर आपका क्या सोचना है, फीडबैक दीजिएगा, मैं आगे चलती हूँ। बात करते हैं कोरोना के बढ़ते संक्रमण की। जी हाँ, स्थिति इस समय बहुत भयावह हो चुकी है भारत का जहां तक सवाल है। दूसरी लहर बिल्कुल अपने पूरे चरम सीमा पर इस समय लग रहा है, क्योंकि 24 घंटे में जो केसेस हमारे पास नए इन्फेक्शंस के जो केसेस आए हैं वो 72,330 नए इन्फेक्शंस आ चुके हैं। अब अगर आपको इसकी स्पीड यानी कि रफ्तार अगर इस इन्फेक्शन की बताऊं तो 13 दिन पहले जो भारत में आंकड़ा था वो 35,000 केसेस का था, और 13 दिन में ये आंकड़ा 72,000 क्रॉस कर चुका है। यानी कि बिल्कुल ये इस बात में कोई संशय नहीं है कि जो ये दूसरी लहर है इसमें जो संक्रमण की रफ्तार है वो बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि यहाँ पर जो सेल्फ डिसिप्लिन है और किस तरीके से नियम और कानून को इम्प्लीमेंट किया जाए, आज उस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। आपको कल भी मैंने बताया था कि जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं राजेश भूषण, उन्होंने सारे जो राज्य हैं उनके जो चीफ सेक्रेटरीज हैं, वहाँ की जो राज्य सरकारें हैं, उनको ये चिट्ठी भी लिखी है कि जो नियम और कानून है उसको पुलिस एक्ट और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, कड़ाई से सारे नियम और कानून को फॉलो किया जाए। जहां तक मास्क पहनने का सवाल है, सैनिटाइजर्स यूज करने का सवाल है, कुल मिलाकर जो पूरी स्थिति है वो इस समय जो पिछले साल की जो स्थिति थी उसी स्थिति पर आज हम फिर आकर खड़े हो गए हैं। लेकिन अगर जमीनी हकीकत आप देखें तो चुनाव में रैलीज हो रही हैं, प्रधानमंत्री की जो रैलीज हैं आप उसमें नजर डाल के देख लीजिए कि कितनी भारी भीड़ दिख रही है। आज से हरिद्वार में कुंभ शुरू है, कुंभ की भीड़ अगर आप देखें, हालांकि वहां पर उत्तराखंड की सरकार ने ये कहा है कि आपको 48 घंटे पहले अपनी कोविड की एक नेगेटिव रिपोर्ट आपके पास होगी, तभी उसके बाद आपको प्रवेश करने के लिए मिलेगा हरिद्वार में। लेकिन जिस तरीके की लैक्सिटी देखी जा रही है, जिस तरीके से लोग अभी जिस तरीके से लोगों ने होली खेली, वो अपने आप में एक बड़े सवाल खड़े करते हैं, क्योंकि सब कुछ सरकार पर नहीं थोपा जा सकता। हालांकि सरकार ये कह रही है कि जो टीकाकरण है उसकी रफ्तार तेज कर दी है। आज से टीकाकरण का जो अभियान है वो शुरू हो गया है 45 साल के ऊपर उम्र की ऊपर के लोगों के साथ में आज सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि पूरा अप्रैल हर दिन टीकाकरण का अभियान चलेगा। यहां तक कि जो गेजेटेड हॉलीडेज हैं उसमें भी टीकाकरण किया जाएगा। तो टीकाकरण ही जो सफलता की कुंजी है वो इस समय है। लेकिन उससे भी बड़ी बात इस समय ये है कि जो सेल्फ डिसिप्लिन है वो सबसे बड़ी चीज है। लेकिन आपको बता दें कि ये जो आंकड़ा है ये अपने आप में बहुत भयावह है, और अक्टूबर के बाद पिछले 6 महीने में जो सबसे बड़ा सर्ज यानी कि सबसे बड़ी संक्रमण में जो उछाल देखी गई है वो पिछले 24 घंटे में देखी गई है। क्योंकि आंकड़ा जो मैंने आपको बताया है वो 72,330 है, यानी कि 1 लाख से हम कुछ ही हजार अब दूर है। और जो मौतों का आंकड़ा है, कितनी डेथ्स हुई हैं पिछले 24 घंटे में, वो है 459, यानी कि स्थिति इस समय नाजुक बनी हुई है। अभी भी जो अगर पूरे विश्व का आप आंकड़ा देखें तो भारत तीसरे पायदान पर इस समय चल रहा है, पहला ब्राजील, अमेरिका और उसके बाद फिर भारत। तो भारत में इस समय सवाल ये उठता है कि जो छोटे छोटे राज्य हैं, छोटे छोटे पॉकेट्स हैं, जहां पर पहले इन्फेक्शन नहीं फैला था, वहां पर भी संक्रमण तेजी से
फैल रहा है। और चिंता की बात यह है कि जो हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, खासकर अगर हम गांव की बात करें, छोटे कस्बों की बात करें, तो वहां पर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर उतना एडिक्वेट नहीं है। और अगर ऐसे में संक्रमण अगर इसी तेजी से फैलता है तो हम इस स्थिति को काबू में कैसे करेंगे। महाराष्ट्र लगातार एक चिंता का विषय बना हुआ है। ऑलरेडी जो वहां के स्वास्थ्य मंत्री हैं राजेश टोपे, उन्होंने कह ही दिया है कि अगर इसी रफ्तार से अगर कोरोना का संक्रमण बढ़ेगा तो हमारे पास वेंटिलेटर्स, पीपीई किट्स, बेड्स, इन सारी चीजों की एक भारी कमी हो जाएगी। तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास एडिक्वेट नहीं है तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत में दोबारा लॉकडाउन लगेगा। हालांकि इसको लेकर भी बहुत राजनीति हो रही है। हमने देखा था कि उद्धव ठाकरे लॉकडाउन के पक्ष में थे, विपक्षी पार्टीज नहीं थी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जो आर्थिक स्थिति हमारे देश की है, क्या हम एक दूसरा लॉकडाउन अफोर्ड कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन जो स्वास्थ्य की जो सेवाएं हैं वो वाकई में उनके लिए एक बहुत ही बड़ा टेस्टिंग टाइम है। इस पर आपका क्या सोचना है, फीडबैक दीजिएगा। और सुनिए सच की 5 खबरों में इतना ही। आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, मेरा ट्विटर हैंडल है @neelu317। और चलते चलते आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि गूगल प्ले स्टोर से अगर आपने सत्य हिंदी के ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। बने रहिएगा सत्य हिंदी के साथ और देखते रहिएगा सुनिए सच, क्योंकि आपको जानना चाहिए सच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।